इन इनके यहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आया था 18 तारीख को करीब 10:30-11 बजे और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें आपका नाम जोड़ा गया है एक मिस्टर नरेश गोयल के साथ, जिसने करीब 550 या 600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसकी वजह से वो जेल में हैं। तो आपका नाम उनसे जोड़ा गया है। तो मैंने ये कहा कि मैं ना इस आदमी को जानता हूँ, ना मेरे पास कोई कभी कांटेक्ट हुआ इसके साथ या किसी और के थ्रू, तो मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ और मेरा कोई इसके साथ लेन देन कुछ भी नहीं है। आई डोंट इवन नो द पर्सन, मैं उसको देखा भी नहीं है और मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अच्छा, फिर उन्होंने ये 18 तारीख से शुरू हुआ और 27 तारीख तक चला, 29 तारीख तक चला और ये इन्होंने इस पूरे दौरान कहा कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हमारे सर्वेलेंस में रहेंगे, अपने फ़ोन्स ऑन रखना और ताकि हमें पता लगे आप कहीं जा रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से, और ये टॉप सीक्रेट स्टेट सीक्रेट है और अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। ये दिखाना चाहते थे कि हम जब हमारे पूरे पैसे निकल जाएंगे और उनको पता लगेगा कि ये हमारे खुद के जमा किए हुए पैसे हैं, हमारे तनख्वाह में से सेविंग्स हैं हमारे, तो ये इस चीज़ को दिखा रहे थे कि हम इसका असर्टेन करना चाहते थे कि ये पैसे एक्चुअली किसी और जगह से नहीं है आपके पास, ये मेरे ही पैसे हैं, किसी ने मुझे दिए नहीं, ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। शक तो नहीं होया क्योंकि उन्होंने इन्ना ऑथेंटिकली सारा कुछ दिखा रहे सी व्हाट्सएप ते और लैटर हैड भी सुप्रीम कोर्ट दे सी, रिसीव्स भी सुप्रीम कोर्ट दियां सीगियां ते ਅਸੀਂ सोचा दे आर जेन्युइन पीपल। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 3.41 ਕਰੋੜ ਲਏ ਸਭ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਕਰਾਏ, 5 ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, RTGS ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣ। ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। चंडीगढ़ में कुछ डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल 2025 में करीबन 7 ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं और अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम करीबन 3.5 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ है। और ये एक बुज़ुर्ग दंपति हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये बताना चाहती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है।
अमूमन ऐसा हो रहा है कि अपराधी जो हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, विक्टिम्स को कॉल करके बताते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोविज़न आया है, लोगों की कन्वीनियंस के लिए वर्चुअल मोड और डिजिटलाइजेशन हो गया है। और लोग इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे सबूत उनको दिखाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड वो लिंक दिखाएंगे किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व बंदे के साथ, और कभी वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं या किसी एक्स का नाम लेते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाने लगते हैं और एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिजिटली आप अरेस्ट हो जाओगे, अभी आप डिजिटल अरेस्ट करवा लो, आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे, आप इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो तो आपका मामला सेटल हो जाएगा। दूसरा, वो वीडियो कॉल के थ्रू अमूमन ये वारदात करते हैं और जो वर्चुअल सेटअप वो बनाते हैं वो ऐसा होता है कि किसी पुलिस स्टेशन का होता है, एक पुलिस ऑफिसर बैठा है और आपको एक नोटिस भी वो ऑनलाइन दिखाएंगे, आपके नाम से एक नोटिस इशू हुआ है, वो नोटिस जो है वो आरबीआई भी है, उसमें इन्वॉल्व एनआईए का भी नाम आएगा, सीबीआई भी आएगा, पुलिस भी आएगा। तो पहली बात, इस तरह का कोई नोटिस नहीं होता जिसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो, एक एजेंसी एक नोटिस इशू करती है, तो वो नोटिस भी जाली होता है। और अभी जो रिसेंट मामला आया है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था कि एक जज बैठे हैं, एक लॉयर है, एक पुलिस ऑफिसर है और आपकी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर आप मामला सेटल करना चाहते हैं तो इतना रुपये आप ट्रांसफ़र कर दें, आप सेफ हो जाएंगे। और कई बार उनको ये बात का हवाला दिया जाता है, अगर आपने किसी से बात शेयर करी फैमिली में तो आपकी पूरी फैमिली को खतरा है क्योंकि आपके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों में एक डर का माहौल क्रिएट होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज़ वो धीरे धीरे काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय द टाइम जब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, काफ़ी बड़ी रकम उनकी चली जाती है और 10 से 12 दिन के बाद जब हमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो बहुत सारा पैसा बैंक से निकल चुका होता है, क्योंकि साइबर क्राइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे पैसा उतनी जल्दी हम फर्स्ट लेयर पे फ्रीज़ करा पाएंगे। तो इस केस में भी हमने फर्स्ट लेयर में जितना पैसा फ्रीज़ हो सकता था हमने करवाया, करीबन 6.5 लाख अभी फ्रीज़ हुआ है। बाकी जो आखिरी ट्रांजैक्शन उनकी हुई थी करीबन 1 करोड़ की, उसको हम होल्ड कराने का प्रोसेस जारी है। उसके अलावा जो पिछले 10 दिन में उनका पैसा निकला है वो बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगहों से चेक्स के माध्यम से निकाला गया है, जिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमारी टीम सभी उन एरियाज़ में जाने के लिए तैयार है।